हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, यह है हमारी गढ़वाल पवार वंश की सीरीज का पार्ट 5। अभी तक हमने इस सीरीज के 4 पार्ट लॉन्च कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको गढ़वाल के पवार वंश को समझने में आसानी हो। तो हमने कोशिश की है दोस्तों कि जो जितना भी डीप क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपके लिए उतने डीप क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आज 2 शासकों के बारे में, मान शाह और श्याम शाह। इससे पहले हमने पढ़ा था बलभद्र शाह के बारे में। तो बलभद्र शाह के 2 पुत्र होते हैं, मान शाह और महीपति शाह, जिसमें से मान शाह को बलभद्र शाह अपना उत्तराधिकारी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है तो ये उत्तराधिकारी होते हैं। तो मान शाह किसके उत्तराधिकारी हैं? ये बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी हैं। और बलभद्र शाह वो प्रथम शाह शासक हैं जिन्हें शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उसको हमने इससे पहले वाली वीडियो में बलभद्र शाह को हमने अच्छी तरीके से समझाया, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं मान शाह के बारे में। तो मान शाह जो कि पवार वंश के 44वें शासक है, वो 1591 से 1611 तक पवार वंश के शासक रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो 44वें क्रम के शासक हैं। तो मान शाह जो है वो समकालीन है किसके? अकबर के और जहांगीर के। जैसा कि आप जानते हैं कि 1603 में अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद उनका पुत्र जहांगीर या सलीम राजगद्दी पे बैठता है। तो जो मानसा होंगे वो समकालीन होंगे अकबर और जहांगीर के। ठीक उसी प्रकार चंद शासकों की अगर हम बात करें तो ये समकालीन होंगे रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद के। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे को। तो मानस्याह ने 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो इन्होंने 2 शिलालेख बनवाए थे, जो कि देवप्रयाग के क्षेत्रपाल और रघुनाथ मंदिर से हमें प्राप्त हुए। तो देवप्रयाग के क्षेत्रपाल और रघुनाथ मंदिर में 2 शिलालेख मान शाह द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। तो देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर में 1608 में और रघुनाथ मंदिर में 1610 में इन्होंने ये 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो उत्तराखंड है इसमें जो पेपर्स होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा घुमा के आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो दापा है, जिसे वर्तमान में तिब्बत कहते हैं हम, तो उस समय से दापा, भोट प्रदेश इन नामों से जाना जाता था। तो जो दापा के शासक थे काकुआ मोर। ठीक है दोस्तों, तो दापा के शासक काकुआ मोर को हराने वाला पहला शासक या दापा पर जीत अर्जित करने वाला पहला शासक या दापा को जीतने वाला पहला शासक। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि श्याम शाह ने आक्रमण तो किया था लेकिन वह असफल रहा था। सॉरी, श्याम शाह नहीं, विजयपाल जो था वो पहला शासक था जिसने दापा पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा था। तो दापा के शासक काकुआ मोर को हराने वाला पहला शासक रहेगा हमारा मान शाह। ठीक है दोस्तों, अब मान शाह ने दापा से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं? तो दापा में ही सांपरांग, याद रखिएगा, सांपरांग जो मानसा थे वो सांपरांग से स्वर्ण कलश लूट कर लाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 700-800 स्वर्ण कलश ये सांपरांग से लूट कर लाए थे। और इन स्वर्ण कलशों की स्थापना इन्होंने देवलगढ़ के गौरी मंदिर, या जिसे हम बोलते हैं देवलगढ़ का गौरजा मंदिर, यहाँ इन स्वर्ण कलशों को इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, सांपरांग से मानसा स्वर्ण कलश लूट कर लाए थे। उसके बाद दापा को जीतने के बाद जो दापा के शासक थे काकुआ मोर, इन पर इन्होंने 2 कर आरोपित किए। तो काकुआ मोर पर 2 कर लगाए, 2 टैक्स लगाए। एक टैक्स था 1.25 सेर स्वर्ण, इसका मतलब 1 साल में 1.25 सेर सोना काकुआ मोर को, मानशाह को देना होगा। उसके अलावा चौसिंग्या मेड़ा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा चौसिंग्या मेड़ा, ये नंदा राज जात में भी हम इसका नाम सुनते हैं। जो नंदा राज जात में सबसे आगे चलता है वो यही होता है, चौसिंग्या मेड़ा। तो एक चौसिंग्या मेड़ा और 1.25 सेर स्वर्ण का इन्होंने कर लगाया था दापा के शासक काकुआ मोर पर।
ठीक है दोस्तों, यहीं से इनके एक फौजदार का नाम आता है। तो हम जीतू बगड़वाल के जो पवाड़े सुनते हैं, तो जीतू बगड़वाल के पवाड़ों के अनुसार जो जीतू बगड़वाल थे, इन्हें पश्चिमी भोट प्रदेश या जिसे क्या बोला जाता था, दापा विहार या दापा, उसका फौजदार बनाया गया था मानसाह के द्वारा। तो जीतू बगड़वाल के पवाड़ों के अनुसार जो जीतू बगड़वाल थे वो पश्चिमी भोट प्रदेश के फौजदार थे। ठीक है दोस्तों, और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानसाह ने कौन सा नगर बसाया। तो बेसिकली ज्यादातर इनके नामों से ही जुड़े हुए रहते हैं। तो मानपुर को बसाया गया था किसके द्वारा, मानपुर नगर को बसाया गया था मानसाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक के जितने भी पॉइंट है वो सभी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं जो लक्ष्मी चंद और मानसाह के बीच जो युद्ध हुए। तो जो कुमाऊं के चंद शासक थे लक्ष्मी चंद, तो लक्ष्मी चंद ने लगातार 7 बार मानसाह पर आक्रमण किया था। और ये सन याद रखिएगा, ये सन है 1597 से 1602। तो इन 5 सालों में 7 बार लक्ष्मी चंद मानसाह पर आक्रमण करते हैं, लेकिन 7 बार क्या होता है, जो मानसाह है वो विजयी होते हैं। ठीक है दोस्तों, को बहुत पराक्रमी शासक होते हैं। लक्ष्मी चंद को 7 बार इन्होंने हराया था। ठीक है दोस्तों, और 7वां जो आक्रमण है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको पैनागढ़ का युद्ध या पने दुर्ग का युद्ध भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो लक्ष्मी चंद और मानसाह के बीच 7वां युद्ध हुआ था उसे पने दुर्ग का युद्ध या पैनागढ़ का युद्ध भी कहते हैं। और जो फिर उसके बाद 1602 में जो लक्ष्मी चंद थे उन्होंने 7वां आक्रमण किया। फिर 8वां आक्रमण, जब 8वां आक्रमण ये लगभग 1605 के करीब किया गया है लक्ष्मी चंद के द्वारा मानसाह पर। तो जो 8वां आक्रमण जब लक्ष्मी चंद मानसाह पर करता है तो इसमें गढ़वाल के जो सेना नायक या सेनापति हैं वो खतड़ सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो खतड़ सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं जो गढ़वाल सेना नायक हैं। और इस उपलक्ष्य में इस जीत का जश्न मनाने के लिए जगह जगह पर होली जलाई जाती है। जिस तरीके से होली में तेज तेज आग जलाई जाती है, तो ये एक त्योहार है जो कि कुमाऊं में मनाया जाता है। याद रखिएगा, खतड़वा विजयोत्सव। तो खतड़वा विजयोत्सव इसी अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खतड़वा विजयोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब लक्ष्मी चंद ने मानसाह पर 8वां आक्रमण किया था तो इसमें जो गढ़वाल के सेना नायक या सेनापति थे खतड़ सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। तो इस उत्सव को मनाने के लिए खतड़वा विजयोत्सव उस वर्ष से मनाना स्टार्ट हुआ, जो आज भी कुमाऊं में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खतड़वा त्योहार आप याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त जो मानसाह थे उनके एक और अन्य सेनापति थे नंदी, बहुत ही पराक्रमी सेनापति थे। और नंदी ने जो चंदों की राजधानी उस समय पे हुआ करती थी चंपावत, तो चंदों की राजधानी चंपावत पर कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। इसका मतलब गढ़वाल का वह शासक जिसने कुछ समय के लिए, गढ़वाल का वह प्रथम शासक जिसने चंदों की राजधानी पर अधिकार किया, तो वह कौन हो जाएगा, मानसाह। और अगर हम सेनापति की बात करेंगे तो वह होंगे नंदी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि यूरोपीय यात्री विलियम फिंच, जो कि अकबर के दरबार में आते हैं, क्योंकि अकबर समकालीन है किसके, ये जहांगीर के दरबार में आए थे यूरोपीय यात्री विलियम फिंच, क्योंकि 1608 से 11 के बीच आए थे, तो ये जहांगीर के दरबार में आए होंगे। तो यूरोपीय यात्री विलियम फिंच 1608 से 11 जब भारत यात्रा पे आए थे तो यह मानसाह के दरबार में भी आते हैं। तो कौन से यूरोपीय यात्री थे जो मानसाह के दरबार में आए थे, तो वो है विलियम फिंच, या हम इन्हें कह सकते हैं प्रथम यूरोपीय यात्री जो किसी भी पवार वंश के दरबार में आए, तो वो थे विलियम फिंच। और इसका विवरण इन्होंने दिया है अपनी पुस्तक द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। तो याद रखिएगा आप इस पुस्तक का नाम, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। यह पुस्तक किसकी है, विलियम फिंच की। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। मानसाह के जो दरबारी कवि हैं वो है कवि भरत। तो कवि भरत का इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि कवि भरत मानसाह के दरबार से पहले जहांगीर के दरबार में ज्योतिषी के पद पर थे। ठीक है दोस्तों,
तो कवि भरत मानसा के दरबार से पहले किस दरबार में ज्योतिष के पद पे थे? तो यह जहांगीर के दरबार में ज्योतिष के पद पर आसीन थे, जहां इन्होंने जहांगीर विनोद नामक पुस्तक की भी रचना की है। तो याद रखिएगा, जहांगीर विनोद पुस्तक जो है वो कवि भरत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जहांगीर ने इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि से सुशोभित किया था। तो ज्योतिक राय की उपाधि कवि भरत को किसने दी? तो यह उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो कवि भरत थे वो मानसा के दरबार में आते हैं और मानसा के दरबार में वह राजकवि के पद पर आसीन होते हैं। तो मानसा के दरबार के राजकवि हैं कवि भरत, जिन्होंने रचना की मानवोदय काव्य। ठीक है दोस्तों, तो मानवोदय काव्य के रचनाकार, जिनसे हमें पवार वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है, वंशावलियों के स्रोत का पता चलता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण काव्य है। तो मानवोदय काव्य के रचनाकार हैं कवि भरत। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त यह भी याद रखिएगा, जो मानवोदय काव्य है यह पवार काल का सबसे प्राचीन काव्य माना जाता है। तो पवार काल का सबसे प्राचीन काव्य कौन सा काव्य है? मानवोदय काव्य। उसके अतिरिक्त कवि भरत ने एक और काव्य की रचना की जिसे ज्ञानोदय काव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नाम याद रखना आसान है, मानवोदय, ज्ञानोदय, दोनों के ही रचयिता हैं कवि भरत। ठीक है दोस्तों, उसके अतिरिक्त जो अन्य पॉइंट जो हो सकते हैं मानसा के पेपर में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो होंगे हरिद्वार शहर की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई थी? वह भी रखी गई थी किसके द्वारा? मानसा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अभी हम महिपति शाह में एक उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी की बात करेंगे। तो यह माधो सिंह भंडारी के पिता हैं कालो भंडारी, जिन्हें स्वर्णवाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि से नवाजा गया है। तो स्वर्णवाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि कालो भंडारी को किस शासक के द्वारा दी गई? तो यह उपाधि दी गई थी मानशाह के द्वारा। स्वर्णवाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि कालो भंडारी को। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्णवाण की उपाधि कालो भंडारी को किसने दी? तो यह दी मानशाह ने। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक के जो भी मैंने बताए हैं फैक्ट, जो भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूं। तो आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि मानशाह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। साथ के साथ श्याम शाह से भी, अभी मैं पूरा का पूरा श्याम शाह से भी रिलेटेड जितने फैक्ट हैं वो आपके सामने पेश करता हूं। तो आई होप अगर आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं, कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो वह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमें बता सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं मानशाह के पुत्र श्याम शाह के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो श्याम शाह जो कि मानशाह के उत्तराधिकारी हैं, श्याम शाह जो कि मानशाह के उत्तराधिकारी हैं, इनका शासनकाल 1611 से शुरू होता है और 31 तक चलता है। पवार वंश के 45वें शासक हैं। तो श्याम शाह कौन से शासक हैं? पवार वंश के 45वें शासक हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि मानशाह श्याम शाह किसके समकालीन है, तो श्याम शाह समकालीन हो जाएंगे हमारे, तो देखिए 1611 से 31 है, तो यह समकालीन होंगे जहांगीर, पहले शासक हो जाएंगे जहांगीर। अब जहांगीर का शासनकाल 1627 तक खत्म हो जाता है। 1627 में कौन आ जाएगा? शाहजहां। तो यह मुगलों में, अगर मुगल शासकों में समकालीन की बात करें तो श्याम शाह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन है। ठीक है दोस्तों, और अगर चंद शासकों की बात करें तो लक्ष्मीचंद, विजयचंद और त्रिमलचंद। तो याद रखिएगा लक्ष्मीचंद, विजयचंद और त्रिमलचंद, इन तीनों के ही समकालीन होंगे हमारे श्याम शाह।
ठीक है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चन को याद रखिएगा कि शहंशाह किसके समकालीन है। अगर हम मुगलों की बात करें तो ये जहांगीर और शाहजहां के समकालीन है, और चंदों की बात करें तो लक्ष्मीचंद, विजयचंद तथा त्रिमल चंद, ये 3 शासक जो होंगे, चंद शासक, इनके समकालीन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो मानशाह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र श्यामशाह गद्दी पर बैठता है। अब जैसे ही मानशाह की मृत्यु होती है वैसे ही दापा का शासक, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दापा पर मानशाह ने आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था, और उनपे 2 टैक्स लगाए थे। कौन कौन से 2 टैक्स लगाए थे? एक लगाया था चौसिंग्या मेड़ा और एक सवासेर स्वर्ण का। तो दापा के जैसे ही मानशाह की मृत्यु का समाचार दापा के शासक को मिलता है, तो दापा के शासक जो थे, जो कौन थे? काकुआ मोर, इन्होंने मानशाह की मृत्यु के बाद टैक्स जो था, जो कर देना था, वो क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। जो कर देना बंद कर दिया था, जिससे, ठीक है दोस्तों, तो कर देना बंद कर दिया। जैसे ही मानशाह की मृत्यु होती है, दापा के शासक काकुआ मोर ने श्यामशाह को टैक्स देना बंद कर दिया या कर देना बंद कर दिया। तो श्यामशाह पुनः, जो श्यामशाह थे, उन्होंने पुनः दापा पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, दापा पर आक्रमण किया। तो अभी हम जितने भी शासक पढ़ेंगे वो कोई ना कोई दापा पर आक्रमण करते रहेगा। तो पुनः दापा, जिसे हम वर्तमान में तिब्बत या फिर उस समय भोट प्रदेश कहते थे, तो उस पर आक्रमण कर उस पे 3 टैक्स लगाए। तो 2 टैक्स तो वही रहे, एक तो था सवासेर स्वर्ण का, ठीक है दोस्तों, दूसरा था चौसिंग्या मेड़ा, जो कि नंदा जात में भी सबसे आगे जाता है, और तीसरा जो इन्होंने टैक्स एक्स्ट्रा लगाया, वो लगाया एक विशेष प्रकार की गाय होती थी, चौरी गाय। तो इसको टैक्स के रूप में लगाया। तो याद रखिएगा, मानशाह ने लगाया था सवासेर स्वर्ण और चौसिंग्या मेड़ा का टैक्स दापा पर, और श्यामशाह ने लगाया सवासेर स्वर्ण, चौसिंग्या मेड़ा प्लस चौरी गाय। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है श्यामशाह से, तो एक दल होता है जेसुइट दल। ठीक है दोस्तों, जो जेसुइट दल है, ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया होता है। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए यह दल भारत आया होता है। तो यह दल उस समय के शासक जो रहेंगे हमारे कौन? जहांगीर के शासनकाल में आता है यह दल प्रथम बार। तो जेसुइट दल ईसाई धर्म के प्रचार में प्रथम बार उत्तराखंड कब आया? यह दल 3 बार उत्तराखंड आता है, पहली बार, दूसरी और तीसरी, द्वितीय और तीसरी। ठीक है दोस्तों, तो यह दल 3 बार उत्तराखंड आया था। तो जेसुइट दल जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उत्तराखंड प्रथम बार कब आया था? तो यह आया था लगभग 1624 में उत्तराखंड प्रथम बार। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेसुइट दल जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए प्रथम बार उत्तराखंड में 1624 में आया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था आंतोनिया दे अंद्रादे। याद रखिएगा थोड़ा, आंतोनिया दे अंद्रादे। ठीक है दोस्तों, आंतोनिया दे अंद्रादे, इन्होंने इस जेसुइट दल जो प्रथम बार आया था उसका नेतृत्व किया था। और इनके सहयोगी उस टाइम थे, वो थे मार्किकस। ठीक है दोस्तों, जो मार्किकस थे वो, या सॉरी मार्किवस जो थे इनके सहयोगी थे, उन्होंने आंतोनिया दे अंद्रादे और मार्किवस ने जो प्रथम बार जब जेसुइट दल उत्तराखंड आया था श्यामशाह के दरबार में, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह 1625 में फिर से दूसरी बार उत्तराखंड आया था। उस टाइम भी आंतोनिया दे अंद्रादे ने इसका नेतृत्व किया था। और जब ये तीसरी बार 1631 में, याद रखिएगा 1631, इस समय शाहजहां आ जाएंगे सेंटर में। ठीक है दोस्तों, तो 1631 में जब तीसरी बार जेसुइट दल उत्तराखंड आया, तो इस समय इसका नेतृत्व जो किया गया था वो किया गया था अजय वेदों के द्वारा।
या जिसे हम अजेवेडो बोलते हैं, तो अजेवेडो के द्वारा इस दल का नेतृत्व किया था। तो ये दल था ये इटली से इंडिया आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो तीसरी बार में अजेवेदो ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जैसुइट दल प्रथम बार उत्तराखंड कब आया था? 1624 में, जिसका नेतृत्व किया गया था आंतोनिया दे अंद्रादे के द्वारा और मार्क्यूस के द्वारा। द्वितीय बार ये आया था 1625 में और तृतीय बार 1631 में, जिसमें अजेवेदो ने इसका नेतृत्व किया था। आई होप दोस्तों आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं श्याम शाह से, जो श्याम शाह के फैक्ट हैं, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हमने देखा था कि श्याम शाह जो थे इनके समकालीन चंद शासक कौन कौन से थे? लक्ष्मी चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद। अब जब शासन काल की बात आती है त्रिमल चंद, तो त्रिमल चंद का शासन काल जो कुमाऊं है उसमें षड्यंत्र काल के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिमल चंद ने श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी। तो जो इनके दरबारियों के षड्यंत्र के कारण त्रिमल चंद को मजबूरी में अपना राज्य छोड़कर कहां, जो श्याम शाह है, तो त्रिमल चंद को इन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। तो चंद शासक, त्रिमल चंद को शरण देने वाले शासक कौन है? श्याम शाह। ठीक है दोस्तों, तो त्रिमल चंद ने अपने दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर या दरबारी षड्यंत्रों से बचने के लिए श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी और श्याम शाह की सहायता से ही त्रिमल चंद पुनः कुमाऊं के राजगद्दी पर बैठते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को भी कि किसकी सहायता से त्रिमल चंद दोबारा से कुमाऊं की गद्दी पर बैठे थे? वो श्याम शाह ही थे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अब बात करते हैं जहांगीर से रिलेटेड श्याम शाह से क्या पॉइंट आ सकते हैं। तो जो जहांगीर है इससे रिलेटेड, तो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। इसके अनुसार, ठीक है दोस्तों, तो तुजुक ए जहांगीरी जो कि जहांगीरी की आत्मकथा है, वो इसके अनुसार जो श्याम शाह हैं वो जहांगीर से मिलने के लिए कहां गए थे? आगरा गए थे। ठीक है दोस्तों, तो श्याम शाह तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर से मिलने आगरा गए थे। ठीक है दोस्तों, और यहां जहांगीर के द्वारा इन्हें हाथी, घोड़े और अन्य उपहार भेंट स्वरूप दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो किससे मिलने आगरा और कब गए थे? 1621। ठीक है दोस्तों, तो 1621 में श्याम शाह जहांगीर से मिलने आगरा गए हुए थे, जिसका प्रमाण हमें मिलता है तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है दोस्तों, और जो श्याम शाह है इन्होंने श्रीनगर में, जो श्याम शाह है इन्होंने श्रीनगर में एक बगीचा बनाया था, एक गार्डन बनाया था जिसका नाम है सामा शाही बगान। तो सामा शाही बगान किसके द्वारा बनाया गया श्रीनगर में? यह भी श्याम शाह के द्वारा। इसीलिए कई जगह इनका नाम क्या मिलता है? श्याम शाह। कहीं पर कोई इनका नाम जो लेख करते हैं या प्रोनाउंसिएट करते हैं वो श्याम शाह भी बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने सामा शाही बगान बना रखा है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो श्रीनगर में सामा शाही बगान किसने बनाया? तो यह किस शासक के द्वारा बनाया गया था? यह श्याम शाह के द्वारा बनाया गया था। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो वस्तु शिरोमणि ग्रंथ है, वस्तु शिरोमणि ग्रंथ, ठीक है दोस्तों, तो वस्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना भी किसके शासन काल में हुई थी? श्याम शाह। तो वस्तु शिरोमणि ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है शंकर गुरु। तो श्याम शाह के कहने पे जो शंकर गुरु है उन्होंने वस्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की और यह वास्तुशास्त्र का, जो वास्तुशास्त्र है इसका पहला ग्रंथ है। जो पवार वंश है या पवार काल की बात करें तो उसमें वास्तुशास्त्र का पहला ग्रंथ कौन सा है? वस्तु शिरोमणि। किसने रचना की इसकी? तो शंकर गुरु ने इसकी रचना की। किसके कहने पे? श्याम शाह के कहने पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो मौलाराम है, जो मौलाराम है इनका एक
संग्रह है गढ़ राजवंश इतिहास। तो गढ़ राजवंश इतिहास, तो गढ़ राजवंश इतिहास, इसमें श्याम शाह का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा, मौलाराम के गढ़ राजवंश इतिहास में किसका वर्णन मिलता है? श्याम शाह के बारे में जानकारी दी गई है, श्याम शाह का वर्णन मिलता है। तो इन पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। उसके अलावा श्याम शाह ने क्या बनाया था? जो केशव राय मठ, ठीक है दोस्तों, एक है केशव राय मठ। तो श्रीनगर में जो केशव राय मठ है, इसका निर्माण शुरू कराया गया था किसके द्वारा? तो ये श्याम शाह ने शुरू किया। इसका निर्माण श्याम शाह के द्वारा शुरू कराया गया और समाप्त किया, इसको ये पूरा किया महिपति शाह। ठीक है दोस्तों, तो महिपति शाह जो कि इनके चाचा हैं, तो महिपति शाह ने, इनके बाद वो शासक आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, महिपति शाह, गर्भभंजन। तो महिपति शाह ने जो केशव राय मठ है इसको कंप्लीट करवाया था और श्याम शाह ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ठीक उसी प्रकार जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और उसको कंप्लीट करवाया था उन्हीं के दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार केशव राय मठ का निर्माण श्याम शाह ने शुरू करवाया और इसको कंप्लीट करवाया, इसको पूरा करवाया गया महिपति शाह के द्वारा। उसके अतिरिक्त जो श्याम शाह थे एक विलासी राजा थे। ये जीवन के अंतिम समय में आप बोल सकते हैं कि ये एक विलासी राजा रहे हैं। तो विलासी राजा होने के कारण इन्हें क्या बोला गया है? गढ़वाल का तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, गढ़वाल का तुगलक किसे बोला जाता है? तो गढ़वाल के तुगलक की उपाधि दी गई है श्याम शाह के को, क्योंकि श्याम शाह की बहुत सारी नीतियां भी फेल हुई थी और श्याम शाह एक विलासी राजा थे, तो इन्हें गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं का तुगलक बोला जाता है देवी चंद को, तो गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है श्याम शाह को। तो याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त तो जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहां से याद रख सकते हैं, जिस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, ठीक है ना, जो दोआब क्षेत्र था, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र था, वहां प्लेग की बीमारी फैला हुई थी जो मोहम्मद बिन तुगलक था उनके शासनकाल में। ठीक उसी प्रकार जो प्लेग की बीमारी है वो गढ़वाल में किसके शासनकाल में फैली हुई थी? श्याम शाह के। तो आप तुगलक से याद रख सकते हैं प्लेग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। तो प्लेग की बीमारी श्याम शाह के शासनकाल में गढ़वाल क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो श्याम शाह थे इनके एक भाई थे जिनका नाम था धाम शाह। याद रखिएगा, श्याम शाह के भाई थे, उनका नाम था धाम शाह। यह गद्दी में नहीं बैठते, इनके बाद जो गद्दी में बैठेंगे वो बैठेंगे महिपति शाह। ठीक है, तो अब देखें हम, तो जो श्याम शाह की मृत्यु है वो अलकनंदा नदी में नाव पलटने के कारण होती है। जो अलकनंदा नदी है उसमें ये बिहार में गए होते हैं, घूमने गए होते हैं बोटिंग के लिए, तो अलकनंदा नदी में नाव पलटने से श्याम शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और याद रखिएगा, जो श्याम शाह है वो एक संतान विहीन शासक है। संतान विहीन शासक, तो पवार वंश का वह कौन सा शासक जो संतान विहीन है? वो है श्याम शाह। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका एक पुत्र था जिसका नाम था दुलाराम शाह, जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हुई थी। तो कहीं कहीं पर इतिहासकार इनका भी जिक्र करते हैं कि जो श्याम शाह थे उनका एक पुत्र था दुलाराम शाह जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, इसीलिए श्याम शाह को संतान विहीन शासक कहा है। इसीलिए श्याम शाह की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? इनके चाचा या इनके चाचा महिपति शाह, जो कि मान शाह के पुत्र होंगे। और महिपति शाह वही शासक हैं जो सबसे ज्यादा उम्र में पवार वंश की गद्दी पर बैठते हैं। लगभग 48 वर्ष की उम्र में पवार वंश की गद्दी पर बैठते हैं। तो याद रखिएगा, श्याम शाह के बाद जो हम अगला लेक्चर लेंगे उसमें लेंगे महिपति शाह के बारे में हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। तो आई होप दोस्तों आपको जो ये हमने आज वीडियो बनाया है, तो इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, जैसे ये गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह को। कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को। किस शासक के शासनकाल में प्लेग की बीमारी फैली थी? श्याम शाह के शासनकाल में। जहांगीर से मिलने आगरा कौन गया था?
शामशाह गए थे। कब गए थे? 1621 में। ठीक है दोस्तों। श्रीनगर का सामाशाही बागान किसने बनवाया? श्यामशाह ने। ठीक है दोस्तों। वस्तु शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता शंकर गुरु। किसके कहने पे ग्रंथ लिखा गया? श्यामशाह। तो जितने भी बिंदु मैंने कोशिश की है दोस्तों कि जितने भी हमें डीप क्वेश्चन मिल सकते हैं मैं सारे ही कवर करूं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन में मजा आया होगा। तो इसी आशा के साथ आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, जल्दी आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपका 1 सेकंड जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।